हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी में एक छोटी सी टर्म आती है, उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। अपन बात करें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस क्या है तो अपन सिंपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए, लिखने पे कोई फोकस नहीं करना। आपको लास्ट में इसकी जो भी पीडीएफ होगी या जो नोट्स मेरे लिखे हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान से देखना, मेटामॉर्फोसिस, इसमें दो शब्द दे रखे हैं। तो यदि इसको मैं तोड़ूँ तो इसमें दो शब्द आपको दिखेंगे, एक का नाम है मेटा, ठीक है, और दूसरा का नाम है मॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस, आपको ये दो शब्द इसको तोड़ने पे नजर आ रहे होंगे। तो आप जहां मेटा शब्द दिखते हो, जहां पर भी आपको मेटा वर्ड दिखाई देता है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है चेंज होना। क्या होता है? चेंज होना। हिंदी वालों के लिए भी यदि मैं बोलूँ तो बदलना, किसी चीज में बदलाव होना या बदलना। मैं वैसे हिंदी बोलने की कोशिश, कंप्लीट हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो मेटा का अर्थ क्या होगा? चेंज होना। मॉर्फोसिस आप सबने अच्छे से सुना है, मॉर्फोसिस का जो अर्थ है वो होता है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे दो शब्द है, चेंज, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होना? चेंज होना, बदल जाना। अब मॉर्फोलॉजी किसकी होगी? तो अपन ये टॉपिक किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं? एंटोमोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि इंसेक्ट के रिगार्डिंग अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन बात करेंगे, जैसे मैं बात करूँ कोई इंसेक्ट है अपने पास, उसकी मॉर्फोलॉजी में बार बार चेंज होना। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? यदि मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी को लेके, तो अपन हल्की सी बात करूँ, मॉर्फोलॉजी होती है किसी चीज़ की एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से अपन को कैसा दिख रहा है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है, उसका बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी का साइज कैसा है, उसकी जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसकी त्वचा स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो क्या होती है? मॉर्फोलॉजी। तो इसको यदि मैं एक टर्म में डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो अभी यदि मैं एक डेफिनेशन बनाना चाहूँ इस वर्ड को तोड़ के, तो स्ट्रक्चरल चेंज अकरिंग इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ पीरियड, इसी को अपन क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। कि इंसेक्ट की जो लाइफ पीरियड के अंदर उसमें जो उसकी मॉर्फोलॉजिकली या उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज अकरिंग होती है, जो चेंज होते हैं, उसको मैं मेटामॉर्फोसिस नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको मैं बताऊँ, जैसे कि अपने पास कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट अपनों को पता है कि ऑलमोस्ट जो इंसेक्ट है वो एग ही देते हैं, यानी कि बोले तो ये ओविपोजिटर्स होते हैं, एग देने वाले होते हैं। तो किसी इंसेक्ट ने क्या दिए? एग दिए, उसने अंडा दिया। अब जो अंडा देने के बाद है, तो अपनों को पता है कि अंडे देने से लेकर इसकी एडल्ट बनने तक की जो प्रोसेस है, यानी कि अंडा से लेकर वेस्ट के बीच में जो चेंजेज हो रहे बॉडी में, पहले अंडा बना, अब किसी इंसेक्ट में लार्वा बन जाएगा, किसी में निम्फ बनेगा, किसी में नेड बनेगा, अब किसी इंसेक्ट में वो प्यूपल स्टेज में जाएगा और लास्ट में जाके वो एडल्ट बनेगा। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेज आ रही है लाइफ की, ये डिफरेंट स्टेजेज के अंदर जो इसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज अक्कर हो रहे हैं, उसकी ड्रामेटिक जो चेंज अक्कर हो रहे हैं, उसी को अपन मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। तो आपने जो मैंने बताया कि चेंज, मैं बोल दूं यहाँ पे कि एग टू एडल्ट बनने में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी चेंजेस को मैं क्या बोलूँगा? मेटामॉर्फोसिस बोलूँगा। यदि मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे शो करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ड्रामेटिक चेंज का आप समझ रहे होंगे। डर्म बोलते हैं अपन त्वचा को, अपन जैसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हो, यानी कि अपनी त्वचा रिगार्डिंग जो भी डिजीज होती है। तो ड्रामेटिक चेंज का मीन होता है कि इसकी जो एक्सटर्नली जो कवरिंग है वो डिफरेंट टाइप से चेंज होगी। जैसे कि जो लार्वा है उसकी कुछ अलग होगी, लार्वा से वो एडल्ट बन रहा है तो उसमें विंग्स आ जाएगा, क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सारे जो चेंजेस है वो अपने किस में पढ़ते हैं? मेटामॉर्फोसिस के अंदर पढ़ते हैं। हमने जो बात की वो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन को लेकर बात की। अपन आगे और देखें इसी में, तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसेक्ट का जो एग होता है उससे एडल्ट बनता है, तो इसके बीच में और भी प्रोसेस होती है, जैसे जो अपने अलग टॉपिक भी रहेंगे, मैं वहाँ पे भी बताऊँगा आपको। जैसे कि एग था, एग से यदि मैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करूँ, पूर्ण कायांतर की यदि मैं बात करूँ, तो एग से बनता है लार्वा, ठीक है, एग से क्या बनता है? लार्वा बनता है। अब जो लार्वा है इससे क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से बनेगा एडल्ट। तो मैं डायरेक्ट एडल्ट लिख देता हूँ अपने काम की चीज़, एडल्ट।
ठीक है। जो ये एडल्ट बन रहा है अभी, तो लार्वा के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है मोल्टिंग। क्या होगी? मोल्टिंग। इस मोल्टिंग के दौरान क्या होता है, अपन बात करें तो अपनी जो त्वचा होती है, जो इंसेक्ट के पास उसका एक्सटर्नल त्वचा होती है, जो इनके पास में बोले तो क्यूटिकल की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ये उसको क्या करते हैं, शेडिंग आउट करते हैं। शेडिंग आउट का अर्थ होता है उतार देना। मोल्टिंग को आपको कोई पूछे तो शेडिंग आउट द ओल्ड क्यूटिकल। ओल्ड क्यूटिकल को उतार देते हैं और उसके बाद में नई क्यूटिकल बनती है। तो ऐसे अलग अलग इंसेक्ट में ये अलग अलग टाइम्स होता है, यानी कि इनकी जो कितनी बार होगा ये डिपेंड करेगा कि वो इंसेक्ट कौन सा है। उसके बाद में ये एडल्ट में इमर्ज हो जाएगा। आपको भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये मोल्टिंग करते क्यों है, मोल्टिंग क्यों कर रहे हैं? जब एडल्ट डायरेक्ट, जो लार्वा डायरेक्ट भी तो एडल्ट में चेंज हो सकता है, बट मोल्टिंग करने का रीज़न क्या है? तो लार्वा ऐसे स्टेज होती है इंसेक्ट के अंदर जो ज़्यादा फीडिंग करने वाली होती है, जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग स्टेज है। आपने ये भी सुना होगा कि लार्वा ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि लार्वा के पास जो माउथ पार्ट है ना वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अब ये बार बार खाएगा तो इसके पास में अपने बॉडी के पास से जो खाया हुआ मटेरियल है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसको पचाने के लिए क्या करेगा, उसको पचाएगा तो इसके पास में बॉडी में एमिनो एसिड बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे। तो इसका बॉडी क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और बॉडी की ग्रोथ जब तक नहीं होगी जब तक इसके ऊपर क्यूटिकल है, क्योंकि क्यूटिकल हार्ड लेयरिंग है जिससे ये बॉडी को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये पहले क्या करेगा, ओल्ड क्यूटिकल को उठाएगा ताकि ग्रो कर सके, और उसके बाद न्यू क्यूटिकल बनाएगा ताकि ग्रोथ होने के बाद वापस वो कवर हो सके। तो आपको कोई पूछे कि मोल्टिंग किया क्यों जाता है, तो मोल्टिंग ग्रोथ के लिए किया जाता है कि इंसेक्ट को क्या करनी होती है, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी होती है। ये मेनी टाइम्स अक्रिंग होती है, बार बार मोल्टिंग होगी। और मोल्टिंग के बाद में जो इमर्ज होगा, जो लार्वी या जो नया इंसेक्ट, जैसे कि इस लार्वी ने क्या की, मोल्टिंग की, लार्वा 1 है ये, लार्वा 1 ने मोल्टिंग की तो लार्वा 2 निकलेगा यहाँ पे। तो जो नया इमर्ज लार्वा है इसको अपन बोलते हैं इंस्टार। इंस्टार। तो आपको कई बार ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इंस्टार क्या है, तो आपको बताना होता है कि न्यू इमर्जिंग जुवेनाइल ऑफ इंसेक्ट आफ्टर मोल्टिंग। मोल्टिंग के आफ्टर में जो न्यू डेवलप्ड हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टार के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपन टॉपिक की बात करें मेटामॉर्फोसिस की, एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजी उसमें चेंज होना इंसेक्ट की में, या ड्रामेटिक चेंज होना, जो कि एग टू एडल्ट तक जब इंसेक्ट जाता है अलग अलग स्टेज में, जो अलग अलग स्टेज आ रही है वो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कुल मिला के चेंज अकरिंग होना मॉर्फोलॉजी में, उसको बोलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेनली जो मेटामॉर्फोसिस ये 4 टाइप है जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे अभी तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यदि इसकी मैं टाइप की बात करूं तो ये मेनली 4 टाइप की अपन को देखने को मिलती है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, एक एक को मैं समझाता हूं। पहला आता है आपके इनकम्प्लीट या पहले अपन बात करते हैं नो मेटामॉर्फोसिस। नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि बिल्कुल सिंपल नाम में दे रखा है। इसको अपन ए मेटाबोला भी बोलते हैं, ए मेटाबोला, यानी कि इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं हो रही है। अपन बात करें अभी, नाम में दे रखा है नो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, ड्रामेटिक चेंज होना। नो मेटामॉर्फोसिस यानी कि इसके अंदर कोई भी ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा। जैसा अपने पास में जुवेनाइल आएगा, जैसा अपने पास में छोटा लार्वा आएगा इंसेक्ट का, या जो न्यू इमर्ज लार्वा या इंसेक्ट आएगा वो सेम टू सेम एडल्ट के जैसा होगा, यानी कि इसमें कोई भी ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, इसके एक और फैक्ट आता है कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। यदि जो सबसे पहले जो इंसेक्ट डेवलप्ड हुए थे पृथ्वी के ऊपर, उनमें यही देखा गया था। अभी इसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक तो ये ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप जो मेटामॉर्फोसिस है वो कौन सी है, तो यही है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप क्या है, मेटामॉर्फोसिस। सेकेंड इसमें ध्यान रखना है, इसमें नो चेंज अकर, नो चेंज अकर, इसमें कोई भी चेंज अकर नहीं होता। किन में,
जो न्यू इमर्ज है, फॉर एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस शो नहीं होती, इसका नाम ही दिया है मेटामॉर्फोसिस। अपन रियली बोलो तो यहाँ कोई मेटामॉर्फोसिस है ही नहीं। ऐसे इंसेक्ट जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है उनको अपन नो मेटामॉर्फोसिस के अंदर इसमें रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अपने पास में एफिड है, एफिड इसका एग्जांपल है। जब क्या होता है, मैं बात करूँ कि जो एफिड के बारे में आपने सुना होगा, आपकी जो यदि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहे हो और आपने 12th की जो बुक देखी है एग्रीकल्चर बायो की, उसमें जो आपके मस्टर्ड एफिड दे रखा है, सरसों का जो मोयला दे रखा है, उसमें एक लाइन दे रखी है कि जो एफिड होता है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंडे देंगे, पहाड़ी क्षेत्र वाले अलग दे रखे हैं आपके और मैदानी क्षेत्र वाले अलग दे रखे हैं। उसमें एक तो ऐसा कि जो डायरेक्ट अंडा देगा और ऐसा होता है जो बच्चे देगा। अंडे जो देने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको अपन ओविपोजिटर बोलते हैं या ओविपेरस बोलते हैं, और जो इंसेक्ट डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसको अपन विविपेरस बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं तो उसको ओविविपेरस बोलते हैं। जैसे एफिड की बात करूँ, एफिड एक ऐसा इंसेक्ट है, और भी इंसेक्ट है और भी एग्जांपल है, मैं एफिड की बात करूँ जो ओविविपेरस, यानी कि ये अंडे भी दे सकता है और बच्चे भी। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे एनवायरनमेंट के अंदर है। तो जो मैंने अभी बोला वो आपको समझ में आया होगा। तो ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब एफिड यहाँ पर विविपेरस होगा। कौन से पेरस? विविपेरस का यदि मैं हिंदी में अर्थ लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँ इसको बच्चा देने वाला, जरायुज बोल सकते हैं अपन इसको, बच्चा देने वाले। यानी कि ये विविपेरस शब्द उन अपन जानवरों के लिए, उन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मानव मेमल्स की बात करें अपन, वो बच्चे को जन्म देता है। तो एफिड बच्चे को जन्म कैसे देगा? क्या इसमें अंडा नहीं बनेगा? नहीं, होगा क्या कि जो एफिड है, एफिड की जो फीमेल है, इस फीमेल में क्या होगा? एग बनेगा, बट इस एग की जो हैचिंग है ना वो इनसाइड द फीमेल बॉडी हो जाएगी। जब ये यानी कि हैचिंग जो है फीमेल की बॉडी में हो जाएगी, जब ये अंडे देने वाली होगी ना उससे पहले क्या हो जाएगी हैचिंग फीमेल की बॉडी में, और जो बाहर निकलेगा वो कौन निकलेगा? एफिड का निम्फ निकलेगा या बच्चा निकलेगा, यानी कि ना कि एग निकलेगा। तो मैं बोलूँ कि जो हैचिंग है, हैचिंग इनसाइड फीमेल के अंदर जब हैचिंग हो जाएगी तो यहाँ पे एग ना देके जो फीमेल है वो एग ना देके क्या देगी? यहाँ पे सीधा एफिड को जन्म देगी। एफिड का बच्चा बोल दो आप इसको, यानी कि छोटा जो एफिड है उसको जन्म देगी। अब जो ये आने वाला जो एफिड है वो पूरा का पूरा सिमिलर होगा इस एडल्ट के जैसे, यानी कि ये जो एफिड का बच्चा है ये सिमिलर होगा, मैं लिख देता हूँ, सिमिलर टू एडल्ट के जैसा ही होगा, बट एक्सेप्ट ध्यान रखना, एक यानी कि पूरा का पूरा सिमिलर होगा बट एक चीज़ को छोड़ के, वो है इसकी साइज को। और ये तो अपन को पता है कि बच्चा साइज में छोटा रहेगा और जो एडल्ट वो साइज में बड़ा रहेगा। तो मैं लिख दूँ एक्सेप्ट साइज, यानी कि जो एफिड ने बच्चा दिया वो सेम टू सेम किसके जैसे दिखेगा? एडल्ट के जैसे, बट उसकी साइज़ में डिफरेंस रहेगा क्योंकि जो इसका बच्चा है वो छोटा रहेगा साइज़ में और जो एडल्ट है वो उसकी साइज़ में बड़ा रहेगा। और उसकी मोर्फोलॉजिकली जो भी कैरेक्टर देखोगे आप, उसमें विंग्स को देखना, आप उसके जेनेटेलिया को देखना, आप उसके एंटीना, आईज, माउथ पार्ट जो भी देखोगे वो सिमिलर होगा उसके एडल्ट के एक्सेप्ट साइज़ के। तो अपन ने जो डेफिनेशन की बात की थी वो थी कि ड्रामेटिक चेंज। अब ड्रामेटिक चेंज जब होगा जब उसमें कुछ चेंज होगा, ड्रामेटिक चेंज होगा ही नहीं क्योंकि जो एफिड है बच्चा है वो पहले से ऑलरेडी ही अपने उसके जैसा है, एडल्ट के जैसे। तो ड्रामेटिक चेंज यहाँ पे अकर नहीं होने की वजह से इसको अपन बोलते हैं नो मेटामॉर्फोसिस या एमोटाबोला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो ये उसका हो गया पहला टाइप। दूसरे प्रकार की अपन बात करें, दूसरा प्रकार है अपने पास में, अपने टोटल 4 प्रकार की बात की तो पहला आपने समझे, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ पे अपने दूसरा जो दे रखा है वो है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल की स्पेलिंग देख लेना बच्चों एक बार, थोड़ा सा
मेरे को कन्फ्यूज लग रहा है, डी आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, ग्रेजुअल करके, ठीक है, ये आएगा। तो अपन बात करें, पहले तो मैं आपको ग्रेजुअल का अर्थ बता दूं। तो ग्रेजुअल का अर्थ होता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा, बोलते हैं ना रेयरली चांस है कि इतना हो जाएगा, तो रेयरली इसको बोलते हैं अपन नॉर्मली समझने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो ग्रेजुअल का अर्थ क्या होता है, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है, यानी कि अपन बोलते हैं ना कि हो सकता है, वो चीज़ होता है ग्रेजुअली। अब मैं बात करूँ मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है कि मेटामॉर्फोसिस हो सकता है, यानी कि हो रहा है, बट अपन उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है नहीं हो रहा। समझ में आया नहीं आया? फिर से समझाता हूँ। कहने का मीन्स ये है कि मेटामॉर्फोसिस तो होगा, बट अपन को पता नहीं चलेगा कि हो रहा है। जैसे अपन लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल कैसे, सबसे पहले इसमें एक लाइन आती है कि जो मेटामॉर्फोसिस की सबसे सिंपलेस्ट जो मेटामॉर्फोसिस है वो कौन सा, आपको कोई पूछे तो वो आपको ध्यान है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो मैं लिख देता हूँ सिंपलेस्ट मेटामॉर्फोसिस। के भी यार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं या आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें। अब अपन बात करते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं, कि यहाँ पे जो एडल्ट है, जुवेनाइल है, जुवेनाइल बच्चों अपन जो जुवेनाइल वर्ड का यूज है वो छोटे इंसेक्ट के लिए करते हैं। जुवेनाइल सिमिलर है, या अपन बात करें कि जुवेनाइल सी, या अपन को दिखता है सी, सिमिलर टू एडल्ट, यानी कि यहाँ पे जो जुवेनाइल है वो अपन को एडल्ट के जैसे ही दिखेगा, बट उसमें मेटामॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा जो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ मैं बोलूँ कि मेटामॉर्फोसिस तो होगा, मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे अक्रिंग होगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होगा, बट अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेटामॉर्फोसिस हुआ है नहीं हुआ। इसको केवल जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जो एंटोमोलॉजी को पढ़ते हैं, जो पीएचडी कर लेते हैं, इसमें एमएससी कर लेते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ही पहचान कर सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस हुआ है या नहीं हुआ। इतना ज़्यादा कम, यानी कि इतना न के बराबर चेंज होता है इसके अंदर। तो शायद आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे इनका जो जुवेनाइल है, इससे जब एडल्ट बनता है तो इसमें चेंज तो हुआ है, बट वो ने के बराबर हुआ है। बट वो चेंज क्या है, जैसे मैं बात करूं कि इनकी जो जुवेनाइल है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है और जो इसके विंग्स है वो क्या है, डेवलप्ड नहीं होते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर ये चीज़ डेवलप्ड हो जाती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस मेटामॉर्फोसिस में जो चेंज अक्कर होता है वो ये है कि जब भी जुवेनाइल होता है, बच्चा होता है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है, बट जब ये एडल्ट में होता है, एडल्ट में बदल जाता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होने के बाद इसमें क्या आ जाती है ये। और ये कब आती है तो मैं बता दूँ, लास्ट 2 मोल्ट, जब लास्ट की 2 मोल्टिंग होती है उस टाइम पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और विंग्स डेवलप्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं लास्ट मोल्टिंग में, और जब जाके वो किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट। ये होता है ग्रेजुअल, यानी कि ग्रेजुअल का अर्थ होता है कि नेक के बराबर हो रहा है, बट नेक के बराबर थोड़ा बहुत हो रहा है। तो जुवेनाइल से एडल्ट जब बन रहा है तो नेक के बराबर चेंज हो रहा है। और वो चेंज क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो विंग्स है वो नहीं होंगे और धीरे धीरे फिर एडल्ट में जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस होती रहेगी तो चेंज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से कि पहले मैं एक सीक्वेंस बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्टेज आती है लाइफ की। तो ये एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि जब इसमें सबसे पहले एग आएगा, एग से इसमें निम्फ बनता है, और निम्फ से बनता है एडल्ट। और ये निम्फ है ना वो लुकिंग लाइक सिमिलर टू एडल्ट। इसमें जो निम्फ होता है वो एडल्ट के समान ही दिखाई देता है। इसमें एक्सेप्ट 2 ये चेंज है जो नहीं होते हैं। एक तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, एक विंग्स नहीं होते, वरना सेम टू सेम किसके जैसे दिखेगा, एडल्ट के जैसे। तो बहुत कम इसमें चेंज होने की वजह से इसको अपन बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो जो आपका ग्रास होफर, देन अपन बात करें लोकस्ट के बाद जो आपकी टर्माइट है, इसके अलावा जो आपका कॉकरोच है,
बग्स हैं जो हेमिपटेरा के आते हैं और जो आर्थ्रोपटेरा के अपने इंसेक्ट आते हैं, वो सारे इसके एग्जांपल है। तो मेन आपको 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ग्रासहोपर, लोकस्ट और टर्माइट, जो अपने डेली लाइफ में यानी कि डेली जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले इंसेक्ट है वो अपने ये है। थर्ड अपन बात करें, 2 आपके हो गए। थर्ड यदि मैं बात करूँ, जो थर्ड टाइप है वो हो जाएगा अपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल के जैसे इसमें भी 3 स्टेज होगी, बट इसमें मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा मैं बात करूं तो इसकी पहले मैं बात करूं एग्जांपल 3 स्टेज कौन कौन सी है। ये एग देगा पहले इंसेक्ट, एग से नेड बनेगा और जो नेड से है एडल्ट बनेगा। इसमें और ग्रेजुअल में क्या डिफरेंस है, ग्रेजुअल के अंदर यहाँ पे निम्फ बन रहा था और इनकम्प्लीट में यहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे निम्फ बन रहा था, यहाँ पे नेड बन रहा है। तो नेड जो है वो बनता है एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर, एक्वाटिक इंसेक्ट जो जली इंसेक्ट है उनके अंदर जो स्टेज आती है उसको नेड बोलते हैं अपन। इसमें होगा क्या कि जब ये यानी कि यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होगी इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जब ये नेड स्टेज में होगा तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर इसके गिल्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन के काम आते हैं। जैसे मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं वैसे इनके भी नेड में गिल्स होंगे जो कि रेस्पिरेशन करेंगे। और जैसे ही ये यानी कि यहाँ पे गिल्स तो होंगे बट यहाँ पे विंग्स वो नहीं होने वाले, विंग्स यहाँ पे नहीं होंगे। जैसे ये एडल्ट के अंदर चेंज होंगे, मेटामॉर्फोसिस होगी, तो यहाँ पे गिल्स क्या है वो तो नहीं होंगे और यहाँ पे जो विंग्स हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे। ये इनमें चेंज होता है बस, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। यानी कि लाइफ की स्टेजेज तो 3 ही है, इसमें एग आएगा, नेड आएगा, एडल्ट आएगा। उसमें भी 3 थी, उसमें एग, निम्फ और एडल्ट। ये तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखने किस में नेड आ रहा है और किस में क्या। और ध्यान रखना नेड हमेशा एक्वाटिक इंसेक्ट में बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात करूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें है, तो अपने ड्रैगन फ्लाई, डेमसेल फ्लाई करके ये जो आपके इंसेक्ट है, ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, डेमसेल फ्लाई आपने देखा होगा, इनके जो इंसेक्ट है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं। और लास्ट अपन बात करें तो लास्ट आता है अपने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। थर्ड जो 4th स्टेज है लास्ट, इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। कंप्लीट में कौन कौन सी स्टेज होती है और मोस्टली आपने जो अपन पढ़ते हैं वो ये वाली ही पढ़ते हैं। कंप्लीट में 4 स्टेज होती है। सबसे पहला कोई भी इंसेक्ट एग देगा, एग की जब हैचिंग होगी तो वहाँ पे लार्वा निकलेगा और लार्वा अब खाएगा पिएगा और लास्ट स्टेज में जाके ये एक डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा जिसको अपन प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। और जो प्यूपा है इससे एडल्ट बनेगा। तो ये लाइफ की जो 4 स्टेज आपको देखने की मिल रही है, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होती है, जो कि मोस्टली आपको पढ़ने को मिलती है। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा चेंज अक्कर होते हैं। इसमें एग है, एग से लार्वा बनेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लार्वे से प्यूपा स्टेज में जाएगा और प्यूपा जब वापस इमर्ज होगा एज ए एडल्ट तो इसका लार्वे से भी काफ़ी डिफरेंट क्या होगा आपको एडल्ट। आप पहचान नहीं पाओगे कि जो लार्वा दिखता था वैसा एडल्ट दिखेगा नहीं आपको। यानी कि सबसे मोस्ट कॉमनली जो आपको डिफरेंट दिखेगा वो इसी में दिखता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। तो ये अपने सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ तो आपके जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट है, लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट है वो आ जाएंगे। आपके जो कोलियोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा इंसेक्ट। अब लेपिडोप्टेरा में आपके क्या आ जाएगा, जैसे जो भी बोरर्स है आपके स्टेम बोरर हो, सूट बोरर हो, आपके जो स्टेम बोरर हो गया, आपके कोई पोड बोरर हो, फ्रूट बोरर, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो मोथ वगैरह है वो भी इसी में आ जाएंगे। बटरफ्लाई की मैं बात करूँ तो भी आ जाएंगे। कोलियोप्टेरा के अंदर जो आपके स्टोरेज की पेस्ट है, जैसे बिटल्स हो गया आपके, वो सारी इसमें आ जाएंगे।
तो ये अपना क्या था, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इस वीडियो के दौरान अपने क्या क्या देखा, तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन, इसका अर्थ क्या होता है, और इसकी जो टाइप है 4 अलग अलग, वो अपने बात की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पे जाते हो वो भी आप कमेंट में बताना। थैंक यू।